नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। फॉल आर्मी वर्म कीट मक्का फसल का है शत्रु, करें इसकी रोकथाम। गर्मी में उगाई जाने वाली हरे चारे वाली फसलों की खेती। बिहार में मक्का की खेती साल के तीनों ही मौसम में होती है और किसान इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखा जा सकता है अधिक हो रहा है। ये कीट इतना घातक होता है कि अगर समय से इसकी रोकथाम नहीं करें तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसान इसे कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ 1-2 साल से हमारे देश में एक बहुत सारे कीट पहले भी आए हैं, लेकिन एक नया कीट हो रहा है जिसको हमने फॉल आर्मी वर्म नाम दिया गया है, जो बाहर के देश से हमारे देश में एंटर हुआ है 2018 में। इस कीट के एंट्री करने के बाद में, क्योंकि यह कीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर इससे पहले अफ्रीकन देशों में जहां पे इसने इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पर बहुत ज़्यादा इसने के नुकसान पहुंचाने की वजह से, जो मक्का के ऊपर मुख्य रूप से ये खाता है, तो वहां पे नुकसान पहुंचाने की वजह से इसमें खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी। और मक्का हमारे देश में भी एक महत्वपूर्ण क्रॉप है, तो उसके ऊपर इसका पहली बार 2018 में प्रकोप देखा गया और उसके बाद से ये कीट इतना तेजी से फैला है कि भारत के प्रत्येक राज्य में यह कीट देखने को मिलता है। और कीट की विशेषता यह है कि जैसे ही मक्का में इसका प्रकोप शुरू होता है, प्रकोप शुरू होते ही इसके बाद से पूरा का खेत आप देखेंगे कि फॉल आर्मी वर्म जो कीट है उसकी वजह से आपका जो मक्का की फसल है वो काफी प्रभावित होती है। ये कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। ये कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखती है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्मकाल में लगभग 30 दिनों का, बसंत एवं शरद ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का हो जाता है। अंडे से निकली इल्लियां हल्के पीले रंग की होती है। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ साथ रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला हो जाता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती है। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती है। जो पत्तियों के ऊपर पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स दिखाई दे रहे हैं बाहर से देखने पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है। और यह प्रकोप अगर देखेंगे तो जो उसका गोव है, जो वो होल है, उसके अंदर में भी आपको ये कीट दिखाई देगा, जो बहुत संख्या में हो सकता है या 1 या 2 हो सकता है।
जो पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स पत्तियों पे दिखाई देंगे और होल में आपको बहुत सारा एक्सक्रीटा दिखाई देगा। प्रत्येक पौधा आपका इन्फेक्टेड मिलेगा जिस खेत में इसका प्रकोप हो जाता है। तो इस कीट के प्रकोप होने के बाद में इसका जो सबसे पहले इसके नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि नियंत्रण कब किया जाए, जब आपका जो सीडलिंग स्टेज से पहला होल बनने वाला स्टेज, गोब बनने वाला जो अवस्था आती है, उस अवस्था में आपको इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और उस अवस्था में इसमें आप एजाडिरेक्टिन या नीम आधारित कीटनाशक 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव ऐसे करें कि उसके जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें छिड़काव जाए। कई जगह इसमें साबुन के पानी का, मिट्टी के जो मिश्रण है उसका घोल का भी छिड़काव करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन फिर भी आप नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड प्रचर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करने चाहिए। अंडा परजीवी 2 से 5 टाइकोग्रामा कार्ड का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इसकी संख्या में बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। एनपीवी 250, एलई, नोमेरिया, रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। और जैसे ही ये कीट वहां पे जो होल बनना शुरू होता है और मक्का की बढ़वार होती है, उस समय में बहुत ज्यादा आता है, तो किसान भाई उस समय में कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें स्पाइनोट्रेम 0.5 ml पर लीटर या फिर जो थायोमिथाक्साम और लेमडासाइलोथ्रिन का मिक्सर आता है उसका 1 ml प्रति लीटर, या फिर जो क्लोरेंट्रेलिप्रोल जो कोराजिन के नाम से मिलता है 0.4 ml प्रति लीटर पानी का आप छिड़काव करें। और छिड़काव में ध्यान रखें कि उसके मेन जो गोब है उसमें इसका छिड़काव हो। और जैसे इसके बाद की अवस्था निकल आती है तो उसमें आपको छिड़काव करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन आप प्रत्येक कीट को पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं ये। और इसका जो नियंत्रण है वो ध्यान रखें कम्युनिटी बेसिस, मीन्स जहाँ जहाँ पे मक्का में पिए सब लोग एक साथ करें, मक्का की बुआई एक साथ करें। उससे क्या होगा कि स्टेगर्ड, मीन्स आपने पहले किसी ने मक्का लगाई उसमें आया, उसका संक्रमण बढ़ा, उससे बाद में जिसने मक्का लगाई उसके खेत में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो नियंत्रण है वो कम्युनिटी बेसिस पे, मीन्स आपको पूरे गांव को मिलकर के इसका उपचार एक साथ बुआई करें और उपचार एक साथ करें, जो मैंने आपको सलाह दी है। तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली के मौसम में पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी हो जाती है। अगर किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो गर्मी में भी कई तरह के चारे वाली फसलों की खेती करके पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाली फसलों की खेती के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार से। जितनी भी तरह की जो मैवल्स हैं या जो दूध देने वाली मवेशियां हैं उनको
अच्छे से दूध का उत्पादन होने के लिए हरे चारा की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो आप अपने सालों भर आपके पास जो मौजूद हैं उसमें से आप सूखा चारा खिलाते हैं, मगर हरे चारे का उसके स्वास्थ्य के लिए और दूध के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सोइंग का पिक पीरियड होता है। पिक पीरियड मतलब सोइंग का डोमेन है। इस मौसम में आप जो है हरे चारा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो अवश्य समझ लें कि गर्मी के दिनों में अगर हरे चारा का उत्पादन हम करने जा रहे हैं तो पानी की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। जायद में मुख्य रूप से फसल को हरे चारे के लिए उगाते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली दो तरह की चाराएं हैं। एक जो सीरियल से श्रेणी में आता है, उसमें मकई है पहला चारा, दूसरा है ज्वार है, तीसरा बाजरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दलहनी फसलों में जो दाल की फसलें हैं, लेग्यूम्स क्रॉप है, उसमें आपको लगने वाली 2 चाराएं हैं। एक है राजमूंग और दूसरा है लोबिया बोधी। इसलिए आप आधी खेत में कम से कम जो है दाल वाली फसलें जैसे कि लोबिया या राजमूंग की खेती करें, और आधी खेतों में सीरियल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जैसे मकई है, ज्वार है, बाजरा, इसकी खेती करें। और मैं 5 क्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि लोबिया का सबसे अच्छी वैरायटी जो है, अच्छी प्रभेद की वैरायटी जो है यूपीसी है, जो कि पंतनगर से निकली वैरायटी है। यूपीसी की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो कि आपको मिल जाएगी। बुंदेल लोबिया भी अच्छी वैरायटी है। और जहाँ तक राजमूंग का बात हुआ तो राजमूंग में जो है विधान राइस बीन जो है विधान राजमूंग 2, विधान राजमूंग 3 जो वीसीबी के भी कल्याणी से निकला हुआ वैरायटी है, प्रभेद है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों फसल की दलहनी फसलें हैं और दोनों की उत्पादन क्षमता 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष या प्रति 60 साल बोलिए 60 या 65 दिन के अंदर में इतनी फसल तैयार हो जाती है हरा चारा। मकई की जो सबसे अच्छी प्रभेद है चारा की, ऐसे तो गंगा सफ़ेद की कंपनी की बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन सबसे अच्छी जो वैरायटियाँ हैं अफ्रीकन टॉल आज भी अच्छा है, JHO है मकई, और भी गंगा सफ़ेद का भी है, बहुत सारी मकइयाँ हैं भी, स्वान कंपोजिट है। दूसरी फसलें जिसकी मैंने बात करी, आपकी ज्वार की बात करी, तो ज्वार जो है स्वीट सॉर्गम ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसको मीठी सूडान भी बोलते हैं। उसकी प्रभेद एक वो मीठी सूडान है, मल्टी कट होता है, बहुवार्षीय फसलें हैं। बहुवार्षीय फसलें तो बोला जाता है, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार अवश्य खिला सकते हैं। रियो एक अच्छी प्रभेद है जिसको कम से कम 2 या 3 बार काट के खिला सकते हैं। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। मिट्टी का pH 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग खेत के तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के लिए पहले खेत का चयन करेंगे, और प्रायः देखे होंगे कि अभी जो है गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाती है। इस स्थिति में जिस खेत में भी गेहूं लगाई गई होगी, खेत जो परती हो गया होगा, तो उसमें आप उपयुक्त नमी पर खेत की जुताई करें। खेत की जुताई पहले जो है आप मोल्ड बोल्ड पुलाव या जो देसी पुलाव है उससे करें, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, फिर ऊपर की मिट्टी अंदर चले जाए। कुछ दिन खेत को जो है ऐसे ही सूरज की रोशनी में छोड़ दें, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं वो मर जाएं। उसके बाद आप जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे खेती करते हैं, उसमें आप जो FYM, वर्मी कंपोस्ट जो आपकी उपलब्धता है उसके अनुसार अपना सोइंग से पहले और पाटा डालने से पहले, पाटा लगाने से पहले आप खेत में उसकी प्रयोग करें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। और इसके लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्राएं लगती हैं, 30 kg नाइट्रोजन, 80 kg, 70 से 80 kg फास्फोरस और 30 से 40 kg पोटास की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास उपलब्ध है या खेत में एसिडिटी डेवलप हो रही है या लगता है कि एसिड की प्रॉब्लम है, तो आप हल्की सी मात्रा में सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने से पहले। फिर से जो मैंने खाद की जो मात्रा बताई थी, पूरी मात्रा सोइंग के समय ही लगा दी जाती है। चूँकि दाल की फसलें हैं, इसलिए इस बाद में दोबारा देने की जरूरत नाइट्रोजन की नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अब दलहनी फसल को छोड़ दें तो मैं जो सामान्य फसलें की मैंने बात करी, इसमें कि आपको मैंने ज्वार की बात किया, बाजरा की बात करी, जैसे मकई की बात की, और ये चूँकि सीरियल क्रॉप है इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो इसका अनुशंसित जो खाद की जो मात्राएं हैं, कम से कम उसमें 80 kg प्रति हेक्टेयर
नाइट्रोजन, अगर 1 हेक्टेयर मकई, ज्वार या बाजरा लगानी हो तो नाइट्रोजन की मात्रा, मैं यूरिया की मात्रा नहीं बता रहा, नाइट्रोजन की मात्रा बता रहा हूँ, 80 केजी प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5 की जिसको बोलते हैं हम लोग, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। और पोटास MOP जो लाल वाली खाद होती है उसकी मात्रा जो है 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं। नाइट्रोजन की पूरी आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप सोइंग के समय, रोपने के समय ही आप कतारबद्ध तरीके से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल अंकुरित हुआ, सिंचाई देने के बाद अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा निकला, 20 से 22 दिनों के बाद जब उसमें 3, 4, 5 पत्ते दिखाई देने लगते हैं तो निकाई गुराई का समय आता है। निकाई गुराई करने के बाद थोड़ी सी नमी जब कमती है तो फिर से आप उसमें पानी डालने से पहले थोड़ी सी नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले है कि आप उसकी कतारबद्ध सोइंग करने का सोचें। इसकी लगाने के जो दूरियां होगी, कतार से कतार की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। और बीच बीच में हर 10 लाइन के बाद एक पानी की सुनिश्चित लाना बनाएं जिससे कि आप पानी की सिंचाई कर पाएंगे प्लॉट बना करके। और इसमें जो बीज की दर होगी, जो बीज की मात्रा लगेगी दोनों फसलों की, चाहे वो लोबिया हो या राजमूंग हो, 30 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं हम लोग। लगाने के बाद आप जब फसल लगा लेते हैं उसके बाद आप 1 से 2 दिन के बाद खेत की सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपका फसल निकलना शुरू हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद फिर जब पानी की कमी होगी आप उसमें पानी दें। समय पर 30-32 दिन के बाद उसको निकौनी करें। चारावारी फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। पूरी की पूरी चांसेस है कि थोड़ी भी लॉस नहीं होगी, पूरी पौधे ले लेंगे। इस तरह से आपका जो उत्पादन क्षमता होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा और 45 से 50 दिन में इसकी हाइट में काफ़ी वृद्धि आ जाएंगी। जैसे ही इसमें टसलिंग होता है, मकई में जैसे ही मोचा निकलना शुरू होता है या कॉब निकलना शुरू होने वाला है, अब उस वक्त उसका सही पीरियड है काट के खिलाने का। उस वक्त जो अब है उसको एक बार काटेंगे, ख़त्म हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद पत्ते में संख्या में वृद्धि हो गई, फसल बड़े बड़े हो गए। और जैसे उसकी निकौनी करेंगे, निकाई गुराई करने के बाद फिर पानी डालेंगे तो 50 से 60 दिन में उसमें देखिएगा फूल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आधा खेत में आपको फूल दिखाई देना शुरू हो जाए या छिम्मी निकलना शुरू हो जाए, उस वक्त से काट कर मवेशी को खिलाना प्रारंभ करें। यह उपयुक्त समय होता है। दाल वाले हरे चाराओं की फसलों को खिलाने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गिरिडीह और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 46% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 14% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में आ गई है और इस अवस्था में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत प्रभेद MML 688 की बुआई अनुशंसित विधि से करें।
1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आगाज से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपने फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काट कर हटा दें, ताकि आलू सख्त एवं उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध हो वे मूंग की खेती करें, और अगर सिंचाई की असीमित सुविधा उपलब्ध हो तो ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन आदि एवं लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, झींगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भृंग कीटों का आक्रमण होने पर इसकी रोकथाम अविलंब करें, क्योंकि इन कीटों का विकास खेत के मिट्टी में होता है तथा विकसित होने पर पौधों पर चढ़कर पत्तियों का रस चूसते हैं। इसलिए पौधे के जड़ के नजदीक मिट्टी को कोड़कर क्लोरोपाइरीफास कीटनाशी दवा का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर अच्छी तरह से भिगो दें। साथ ही साथ इसी दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधे पर भी करें। कीटनाशी दवा के अभाव में किसान भाई मिट्टी के तेल से मिश्रित राख का भुरकाव पौधों पर सुबह के समय कर सकते हैं। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक कीटों से बचाव फेरोमोन ट्रैप लगवाकर बिना रासायनिक दवाओं के किया जा सकता है। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाने की अनुशंसा की जाती है। जो किसान भाई गर्मा सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, कद्दू, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, कदीमा, तरबूज, झींगी एवं अन्य लत्तर वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। प्रत्येक थाले में 4 से 5 बीज डालकर हल्की सिंचाई करें और थाले को पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। पपीता, अमरूद, आम, लीची और अन्य पुष्पित पौधों में चूड़ी बग यह छोटे छोटे धूसर रंग के कीड़े होते हैं जिनके शरीर पर रुईनुमा चूड़ चिपका होता है। इनका आक्रमण हो रहा हो तो पौधे की जड़ के नजदीक मिट्टी को कोड़कर क्लोरोपाइरीफास कीटनाशी दवा का घोल 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर अच्छी तरह से भिगो दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में प्रोपिकोनाजोल दवा का छिड़काव करें। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है जो मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होने वाला है। अतः तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करने के लिए मवेशी का गोबर एवं चूना का प्रयोग करें। गोबर के खाद को तालाब में किसी एक किनारे में ही डालें। मछलियों को ऊपरी आहार भी देना शुरू कर दें। इसके लिए चावल का कुंदा एवं सरसों की खली को मिलाकर दोनों 5-5 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम संठी जिला सीवान के प्रवेश राजभर ने आपने जरवेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पाली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पाली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पाली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पाली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL,
इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।